हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे चैनल स्टडी फैक्ट पर। आज ये जो वीडियो है ये सेकंड पार्ट है हमारे क्लास 9th साइंस के चैप्टर नंबर 1 के टॉपिक जो हमने पिछले कराए थे पार्ट 1 में, उसके आगे की वीडियो है पार्ट 2। लेसन का नेम था हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो आज हम पार्ट 2 में क्या समझेंगे, कौन से टॉपिक आज हमको पढ़ने हैं। तो आज हमको केवल एक पार्ट पढ़ना है जो बहुत बड़ा है, जिसका नाम है पदार्थ की अवस्थाएं, मतलब स्टेट्स ऑफ मैटर। तो चलिए चलते हैं। तो टॉपिक है पदार्थ की अवस्थाएं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे पदार्थ की अवस्थाएं ये होता क्या है, इसका मतलब क्या है। तो हम जब पदार्थ को देखते हैं, कोई भी पदार्थ हमारे आसपास है, तो हमें एक अचरज होता है, एक क्यूरियोसिटी मन में आती है कि कुछ पदार्थ हैं जैसे लकड़ी है, ये ऐसा क्यों है, ये इतना कठोर क्यों है। कुछ पदार्थ ऐसे क्यों हैं जो बह जाते हैं जैसे पानी, ये बह क्यों रहा है। कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो हमें दिखते ही नहीं जैसे वायु। तो ये सब बातें हमें जाननी थी और इन सबको जानने के लिए हमें पता चला कि हमें जो पढ़ना पड़ेगा उसका नाम है पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर। ये पदार्थ की अवस्थाएं हैं, मतलब पदार्थ इन रूपों में ही पूरे संसार में विचरण करता है, रहता है। तो पहली जो अवस्था है मैं आपको बता दूं, मेनली 3 अवस्थाएं होती हैं कमरे किताब पर। मैंने अपनी पिछली वीडियो में जिक्र किया था कमरे किताब पर। तो कमरे किताब पर कमरे के ताप पर अब पहले समझेंगे कमरे का ताप क्या होता है। तो कमरे का ताप है नॉर्मल टेम्परेचर, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसी चीज़ को हम लोग कह सकते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, जिस पे ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती, ज़्यादा सर्दी भी होती है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है। तो कमरे के ताप पर ना जो पदार्थ की स्टेट्स है, मतलब पदार्थ केवल 3 रूपों में रह सकता है। पदार्थ 3 अवस्थाओं में रहता है। इसके अलावा भी मैं बात करूंगी थोड़ी देर बाद, जब मैं इन तीनों को आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि 2 ऐसी अवस्थाएं, 2 ऐसी स्टेट्स भी हैं जो कि कमरे के ताप पर ना होते हुए, मतलब बहुत ही दुर्लभ टेम्परेचर पे, ऐसा टेम्परेचर जो बहुत मुश्किल से मिलता है, उस पर 2 और अवस्थाओं की खोज हुई है, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ठोस अवस्था। पहली जो अवस्था है वो है ठोस अवस्था। तो आपको यहाँ फिगर दिख रहा होगा जिस प्रकार, ये फिगर में आप देख रहे हैं कि जो पदार्थ के कण हैं वो बहुत ज़्यादा पास हैं, आप देख रहे हैं, और इनके मध्य जो स्थान है वो बहुत कम है। मतलब इनके अंदर इतना ज़्यादा आकर्षण है कि एक दूसरे से चिपके रहते हैं, और इसकी वजह से जब ये एक दूसरे से चिपके रहेंगे तो इनका जो आकार था वही आकार रहेगा। जैसे आपके घर में अलमारी होगी, लकड़ी है, कोई लकड़ी की मेज है या कुछ भी ऐसा जो जैसा दिखता है वैसा ही रहे, बदले ना। तो आप उसमें देखेंगे कि उसके जो कण हैं वो इतने पास होते हैं कि वो हिल डुल नहीं पाते हैं। हिल डुल नहीं पाते हैं तो वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, उनके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता। और एक आपकी अलमारी है, अगर अलमारी का एग्जाम्पल लें, तो अलमारी का जितना स्पेस एक अलमारी घेर रही है, 2 दिन बाद भी उतना ही घेरेगी, 10 साल बाद भी उतना ही स्थान घेरेगी। मतलब कि उसके आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। आकार तो भाई बदलेगा नहीं, जब इतना आकर्षण बल उनके कड़ों के बीच है तो आकार तो बदलने से रहा, लेकिन आयतन भी नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? क्योंकि जो अलमारी जितना स्थान पहले घेर रही थी, बाद में भी उतना ही स्थान घेरेगी। तो जो ठोस को हम समझने के लिए लिखते हैं कि वह पदार्थ जिसका आयतन, मतलब उसका जगह घेरना, वह आकार निश्चित होता है, मतलब जो बदले नहीं, निश्चित होता है, ठोस कहलाता है। क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है। ठोस कहलाता है, मतलब इसकी शेप चेंज नहीं हो सकती और इसका वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो सकता। तो वही पदार्थ जिसकी शेप और वॉल्यूम दोनों बराबर हो, मतलब निश्चित हो, बदलते ना हो, वे पदार्थ ठोस, सॉलिड कहलाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि लकड़ी हुआ, बर्फ हुआ,
पेन हुआ, कागज हुआ, तो वे सभी वस्तुएं जिनका आकार और वॉल्यूम दोनों ही निश्चित हों वो ठोस कहलाते हैं। अब हम दूसरी अवस्था समझेंगे। दूसरी स्टेट क्या है? द्रव, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लिक्विड। तो आप इस फिगर में जैसे कि देख रहे हैं, ये फिगर है द्रव का। इसमें आप देखो क्या 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 आप देख सकते हो। आप देख रहे हैं कणों के मध्य जो रिक्त स्थान है ये बहुत पास है। जो कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है इसे हम लोग केमिस्ट्री में क्या कहते हैं? अंतरा आणविक रिक्त स्थान या अंतरा आणविक स्थान, ठीक है। और इनके मध्य जो आकर्षण बल लगता है इसको कहते हैं अंतरा आणविक बल। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो आकर्षण बल है ये थोड़ा कम है, इस वजह से ये दूर दूर है, और इसमें जो आकर्षण बल था वो ज़्यादा था इसलिए पास पास थे। इसी प्रकार इसमें जो रिक्त स्थान है वो ज़्यादा है और इसमें कम है। तो रिक्त स्थान इसमें ज़्यादा है इसलिए इसके कण गति कर पाएंगे, और जब इसके कण गति कर पाएंगे तो आप देखेंगे कि इसका आकार तो भाई निश्चित नहीं हो पाएगा। क्यों? जब इसके कण इधर उधर हिलेंगे तो इसकी आकृति बदलेगी। तो इससे हम कह सकते हैं कि द्रव की जो आकृति है, शेप है, ये निश्चित नहीं होती है, कांस्टेंट नहीं होती है। और अब आयतन की बात करेंगे तो आप पानी का एग्जाम्पल लें तो पानी में आप देखेंगे कि जब हम पानी को एक भगोने में रखते हैं तो वो भगोने का आकार लेता है। अगर उसे हम बाल्टी में भर दें तो वो बाल्टी के आकार का हो जाएगा, उसे हम ग्लास में भर दें तो ग्लास के आकार का हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर हम उसी पानी को एक लीटर पानी लिया, उसे 1 लीटर पानी को अगर हम बोतल में डालेंगे तो भी वो 1 लीटर रहा, आकार चाहे जैसा हो। और अगर उसे हम भगोने में डालेंगे तब भी वो 1 लीटर रहा। मतलब उसका धारिता, उसके आयतन में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। कोई भी परिवर्तन नहीं होने का क्या मतलब? कि ये जो कण थे ये कहीं भी चले जाएं लेकिन ये अपनी सतह को नहीं छोड़ेंगे। मतलब कि आपने बहता हुआ पानी देखा हो, ये चाहे बहता हुआ पानी चाहे जितना भी दूर चला जाए लेकिन जहाँ से ये बहना शुरू हुआ था उससे हमेशा जुड़ा रहेगा। तो इसकी वजह से आप कहेंगे कि इसका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकृति निश्चित नहीं होती। तो द्रव को भी हमने समझा कि वे पदार्थ जिसका आयतन निश्चित परंतु आकार अनिश्चित होता है, द्रव कहलाते हैं, लिक्विड कहलाते हैं, जैसे कि पानी कहलाते हैं। इसके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि पानी हुआ, जल हुआ, इसके अलावा दूध हुआ, पेट्रोलियम हुआ। पेट्रोलियम अभी आप आगे पढ़ेंगे, पेट्रोल, डीजल, ईंधन आदि। तो तीसरी स्टेट आप देख रहे हैं गैस। तीसरी स्टेट क्या होती है? पहले हमने पढ़ा ठोस, दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा द्रव, अब हम पढ़ने जा रहे हैं गैस। तो जो लास्ट स्टेट है इसकी, उसके बारे में समझते हैं। यहाँ आप फिगर देख रहे हैं, इस फिगर में आप देख सकते हैं कि जो कण हैं, ये जो पार्टिकल्स हैं, ये बहुत दूर हैं, ये बहुत ज़्यादा दूरी पर हैं, क्योंकि हमें पता है कण गति करते हैं। तो ये जो गति कर रहे हैं ये बहुत दूर दूर गति कर रहे हैं। इनके मध्य जो अंतरा आकर्षण बल है वो बहुत ज़्यादा कम है, लगभग शून्य ही होता है। और जो रिक्त स्थान है वो देखिए बहुत ज़्यादा है। तो जब रिक्त स्थान ज़्यादा होगा तो पक्का है आकार इसका अनिश्चित होगा। आकर्षण बल कम है तो ये दूर दूर भागेंगे कण, गतिज ऊर्जा होती है ना इनमें। तो जब ये दूर दूर भागेंगे तो इनका आकार निश्चित नहीं हो पाएगा। अब आयतन की बात करते हैं। इनके मध्य इतना आकर्षण बल नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो है आकर्षण बल। तो अगर यह आकर्षण बल इतना कम है तो इन कणों को तो हम दबा सकते हैं, मतलब कि इनको हम पास पास भी ला सकते हैं, और जितना स्थान घेरता है वह उसका आयतन कहलाएगा। लेकिन अगर अभी ये एक कमरे का स्थान घेर रहा है और इसे हम एक सिलेंडर में बंद कर देंगे इसको, तो वो एक सिलेंडर का स्थान घेरेगा। तो आपने देखा ये तो आयतन ही चेंज कर रहा है गैस।
मतलब कि गैस का आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं, दोनों ही चीज़ें कंफर्म नहीं है कि कितनी है, एक क्वांटिटी निश्चित नहीं है इनकी, क्योंकि इनके कण इतने दूर होते हैं कि इनको हम पास पास ला सकते हैं और इनमें रिक्त स्थान इतना ज़्यादा होता है कि एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करेंगे और गति करते रहेंगे, जिसके कारण इनका जो आकार है वो बदलता रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम कह सकते हैं वह पदार्थ जिसका आयतन व आकृति दोनों ही अनिश्चित हों गैस कहलाता है। तो ऐसा पदार्थ जिसमें हमें पता ही नहीं चले कि ये इसका आकार और आयतन क्या है, वो गैस ही होगी, कहलाता है। इसके भी एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हम देखेंगे जैसे कि वायु एक प्रकार की गैस है। इसके अलावा और देखते हैं, और आप कहेंगे एलपीजी जो हम खाना बनाने में यूज़ करते हैं, सीएनजी आदि। सीएनजी कार में और व्हीकल्स में मतलब कि गैस के रूप में यूज़ की जाती है, पेट्रोलियम के रूप में यूज़ की जाती है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आया है, जो पदार्थ की अवस्थाओं में है, वो क्या है? वो है पदार्थ की अवस्थाओं में अंतर। हम लोग कैसे जानेंगे कि ये पदार्थ ठोस है, ये गैस है और ये द्रव है? तो इसके लिए हम कुछ अंतरों को डिफाइन करेंगे, कुछ उनके मूल गुणों को डिफाइन करेंगे जो कि हम आगे दे रखे हैं। तो पहला गुण है आकार। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया है कि जो ठोस का आकार होता है वो निश्चित होता है। तो यहाँ आप समझ गए होंगे, जो ठोस होता है वो आकार में निश्चित होता है, क्योंकि उनके जो कण हैं इतने पास पास होते हैं कि वो एक दूसरे को अपने इतने आकर्षण बल से जोड़े रहते हैं कि गति करने ही नहीं देते। जब गति नहीं करने दोगे तो उनका आकार बदल नहीं पाएगा, जैसे वो थे वैसे ही रहेंगे। दूसरा द्रव लिक्विड। तो लिक्विड में मैंने आपको बताया कि वो अपनी जगह नहीं छोड़ते लेकिन गति करते हैं, इस कारण इनका जो स्थान होता है वो अनिश्चित होता है, मतलब आकार अनिश्चित होता है। इसी तरह गैस के भी कण बहुत दूर गति करते हैं, इस कारण इसका भी आकार अनिश्चित होता है। अब आयतन की बात करते हैं, मतलब कोई भी वस्तु कितना स्थान घेर रही है वह उसका आयतन कहलाएगा। तो आयतन में आपने देखा जो ठोस होंगे वो इतने पास होते हैं कि जितनी स्थान उन्होंने पहले घेर रखा था बाद में भी उतना ही घेरेंगे। आज से 100 साल पहले भी जितना घेरा होगा आज भी उतना ही घेरेंगे। इस कारण जो आयतन है ठोस का वो निश्चित ही रहेगा। द्रव की बात करते हैं। तो द्रव को अगर आप 1 लीटर दूध लाए हो, बाल्टी में लाए हो, तो वो 1 लीटर ही रहेगा। जब आपने उसे भगोने में पलटा तो भी वो 1 लीटर ही रहा, और जब आपने उसको गिलास में भर भर कर दिया और फिर आपने काउंट किया कि ये कितना होगा, इसकी क्वांटिटी को आपने तौला, तो आप देखेंगे तब भी 1 लीटर था। तो मतलब कि द्रव की जो धारिता या आयतन होता है वो भी निश्चित होता है। अब बात करेंगे हम गैस की। तो गैस का जो आयतन होगा वो भी अनिश्चित ही होगा। आप समझ गए होंगे क्यों? क्योंकि इनके कण इतने ज़्यादा दूरी पर होते हैं कि जब कण दूरी पर होंगे तो उनको हम दबा पाएंगे, ज़्यादा दबा पाएंगे। लेकिन द्रव में हम ऐसा नहीं कर पाते हैं। द्रव में ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उनके कण सतह से जुड़े रहते हैं, लेकिन ये तो अपनी स्वतंत्र गति कर रहे हैं। ये इतनी दूर गति करते हैं कि इनको हम वापस जोड़ नहीं पाएंगे। तो जब जोड़ नहीं पाएंगे तो इनका जो आयतन है वो निश्चित नहीं रह पाएगा। तो ये जो आयतन हुआ वो भी अनिश्चित हुआ। उम्मीद है आपको समझ में भी आ रहा होगा। अब बात जो तीसरी पॉइंट आया, आकार आयतन हम समझ चुके हैं। तीसरा पॉइंट आया दृढ़ता, मतलब ये कितने कठोर हैं। ये जो पदार्थ हैं इनकी कठोरता कैसी है, मतलब क्या इन्हें हम तोड़ पाएंगे, क्या इन्हें हम नहीं तोड़ पाएंगे। तो ये चीज़ें आएंगी दृढ़ता में। तो नंबर 1 ठोस। क्या ठोस दृढ़ होते हैं? आप खुद से पूछिए, क्या आप लकड़ी को तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते। अगर आप जूडो कराटे सीखे हैं तो तोड़ पाएंगे, वरना नहीं तोड़ पाएंगे। तो दृढ़ता से मेरा तात्पर्य है जो भी कण जितने पास होंगे उनको तोड़ना उतना ही कठिन होगा, क्योंकि उनके अंदर आकर्षण बल उतना ही ज़्यादा होगा। कोई भी कण है अगर वो दूरी पर है तो उनमें आकर्षण बल कम है,
और अगर वो पास पास हैं तो उनमें आकर्षण बल ज़्यादा है। जब आकर्षण बल ज़्यादा है तो उन्हें तोड़ना कठिन होगा, मतलब कि ये दृढ़ होते हैं। जो ठोस होते हैं ये दृढ़ होते हैं। अब द्रव की बात करेंगे तो द्रव के जो कण हैं वो दूर दूर होते हैं, इनमें आकर्षण बल थोड़ा सा जो द्रव ठोस की अपेक्षा है वो कम होता है। तो जब ये कम मतलब कि कम आकर्षण बल के हैं तो ये अपनी सतह पर तो रहेंगे, लेकिन ये दृढ़ मतलब इनको हम तोड़ सकते हैं, ये दृढ़ नहीं हुए। जैसे कि पानी है, आप पानी को आसानी से अपना हाथ उसके बीच में डाल सकते हैं, तो इसका मतलब ये तरल है, ये केवल बहते हैं, ये दृढ़ नहीं है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ये दृढ़ नहीं है, दृढ़ नहीं है, कठोर नहीं है। दृढ़ का मतलब क्या? कठोर। तीसरा नंबर गैस। तो गैस को आपने देखा दबाना, गैस को हम दबा सकते हैं। एक गैस जैसे हमने बैलून लिया तो जो हमारे मुंह की जितनी भी CNG थी वो हमने जब जितनी भी CO2 थी वो हमने गैस की जितनी भी CO2 थी हमारे मुंह में वो हमने गुब्बारे में जब डाली तो गुब्बारा फूला, मतलब जो हमारे मुंह के अंदर जितनी भी गैस थी वो हमने गुब्बारे में डाल दी। तो आपने देखा कि हमारे मुंह की क्वांटिटी कम थी रखने की गैस, लेकिन गुब्बारे में ज़्यादा हो रही है, मतलब इससे हम दबा सकते हैं। ये संपीड्य होते हैं, ये संपीड्य होते हैं, हम दबा सकते हैं, जैसे कि सिलेंडर एग्जाम्पल में रह सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चौथी बात आई तरलता। अब बहने के गुण की बात करेंगे तो आप बताइए क्या ठोस, यहाँ पे ठोस है, ठोस, यहाँ पे द्रव है और यहाँ पे गैस है। तो आप बताइए ठोस क्या बहते हैं? क्या लकड़ी आपकी बहती है? या फिर आपके घर में जो अलमारी है वो बहती है? नहीं बहती है। क्यों नहीं बहेगी? बहेगी तो तभी जब उसके मध्य स्थान होगा, अंतरा आणविक स्थान होगा, लेकिन जब वो नहीं है तो वह नहीं बह सकती, मतलब कि ये नहीं बहते हैं, नहीं बहते हैं, इनमें तरलता नहीं होती है। द्रव की बात करेंगे तो द्रव अपनी जगह पर तो रहते हैं लेकिन बहने का गुण रखते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो अंतरा आणविक रिक्त स्थान है वो ठोस की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो यहाँ हम कहेंगे हाँ ये बहते हैं, ये तरल होते हैं, ठीक है, तरल होते हैं। इसी तरह गैस की बात करेंगे तो गैस जो है स्वतंत्र गति करते हैं, मतलब आप कह सकते हो ये हवा जो है बहती तो है, तो ये स्वतंत्र तरलता मतलब प्रदर्शित करते हैं, तो हाँ यह भी बहते हैं। आपको यहाँ नोट करने की बात है, कोई भी द्रव है वो ऊपर से नीचे की ओर बहता है, कोई भी द्रव होगा वो ऊपर से नीचे की ओर बहेगा, ऊपर से नीचे की ओर। लेकिन जो गैस है, जब हम डिफरेंस की बात करेंगे, अगर ये दोनों बहते हैं तो क्या दोनों द्रव हैं? नहीं है। जो द्रव होगा वो हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहेगा, कभी भी और कोई डायरेक्शन में नहीं बहेगा। लेकिन जो गैस है वो चारों दिशाओं में बहती है, ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, किसी भी दिशा में। तो यह किसी भी दिशा में, किसी भी दिशा में तरलता प्रदर्शित करते हैं, तरलता प्रदर्शित करते हैं। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब बात करेंगे अंतरा आणविक बल की, मतलब आकर्षण बल। तो आपने देखा ठोस के फिगर में, आपने ठोस के फिगर में देखा हुआ था कि जो पार्टिकल्स थे इतने ज़्यादा पास थे कि इनके पास जो ना रिक्त स्थान था वो बहुत कम था, मतलब ये एक दूसरे को चिपकाए हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जुड़े तभी होंगे जब इनमें आकर्षण होगा, ठीक है। जैसे फैमिली देखें तो जब एक दूसरे को हम लोग अट्रैक्शन होता है तभी तो हम लोग जुड़ते हैं एक दूसरे से। तो अंतरा आणविक बल जो ठोस में होगा वो सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक। आपने देखा इसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा पास हैं तो इसमें अंतरा आणविक बल बहुत ज़्यादा है। द्रव में आपने देखा था कि जो पार्टिकल्स थे वो थोड़ा थोड़ा दूरी पर थे, मतलब ज़्यादा पास भी नहीं, ज़्यादा दूर भी नहीं, मतलब ये ठोस की अपेक्षा कम बल वाले होते हैं, ठोस की अपेक्षा कम, ठीक है। अंतरा आणविक बल इनमें ठोस की अपेक्षा थोड़ा सा कम होता है। अब बात करेंगे गैस की।
तो गैस में आपने देखा जो पार्टिकल्स थे वो बहुत ज़्यादा दूरी पर थे, कोई इधर है कोई उधर है और बिल्कुल स्वतंत्र गति कर रहे हैं, इन्हें कोई चिंता नहीं है एक दूसरे की। तो यहाँ आपने देखा जो स्थान था वो बहुत ज़्यादा दूर हो गया, जिसके कारण ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं। कड़ू का गुण है अट्रैक्ट करने का, लेकिन जब ये दूर हो जाएंगे तो ये अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। अब जब ये अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि इनमें जो बल है वो सबसे ज़्यादा कम होगा, बहुत ही कम, मतलब आप कह सकते हो लगभग लगभग शून्य। और शून्य को ही हम कहते हैं नगण्य, नगण्य। अब नेक्स्ट बात पे चलते हैं। तो ये आकर्षण बल, अट्रैक्शन कितना है, तो आपने देखा जो अट्रैक्शन है वही अंतराणविक बल है, तो इसमें सबसे ज़्यादा होगा, वही बात इसमें भी बहुत ज़्यादा होगा और इसमें भी बहुत थोड़ा ही सा होगा, बिल्कुल शून्य, मतलब इसमें थोड़ा सा कम रहेगा इसके अपेक्षा, क्योंकि इसके कण थोड़ी थोड़ी दूरी पर हैं। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पर आती है, रिक्त स्थान। मैं आपको यही बता रही हूँ, जो रिक्त स्थान होगा वो इसके विपरीत होगा, जितना आकर्षण बल होगा रिक्त स्थान उतना ही कम होगा, ठीक है, और जितना कम आकर्षण बल होगा उतना ही ज़्यादा रिक्त स्थान होगा, ठीक है। तो रिक्त स्थान सबसे ज़्यादा गैसों में होगा, फिर द्रवों में और फिर ठोस में सबसे कम, इसमें शून्य के बराबर ही रिक्त स्थान होता है। इसी कारण आप कराटे जब चला लेते होंगे तभी आप ईंट तोड़ पाएंगे, वरना आप ईंट के अंदर अपना हाथ नहीं दे सकते। नेक्स्ट बात करेंगे संपीड़िता की। संपीड़िता क्या होता है आप जानते होंगे, दबाना। तो देखिए क्या आप अपनी अलमारी को आप ट्राई करना, अपने पेन को या आप अपने डेस्क को, क्या आप दबा पा रहे हैं, नहीं दबा पा रहे होंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी इतने पास हैं कि इनके पास अब जगह नहीं है और पास होने की। तो इसलिए इनमें संपीड़िता का गुण सबसे ज़्यादा कम होता है, सबसे कम। और आप कहेंगे नगण्य होगा, मतलब कि होता ही नहीं है, इन्हें आप दबा ही नहीं सकते। और आपने देखा होगा डस्टर की जो स्पंज होगी या आपके घर में जो पिल्लो होगी वो दब रही होगी, तो वो रियल ठोस, रियल सॉलिड नहीं है, वो फेक सॉलिड है। तो वो सॉलिड नहीं आप एग्जप्शन देने लगो, अरे नहीं हम तो अपने डस्टर को दबा पा रहे हैं, उसकी जो स्पंज है उसको दबा पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। वो फेक सॉलिड है, वो रियल सॉलिड नहीं है, उसके अंदर हवा भरी हुई है, इस कारण वो आप दबा पा रहे हो। चलिए बात करते हैं द्रव की। द्रव जो हैं दबाए नहीं जा सकते हैं, जैसे कि पानी है, पानी को आप नहीं दबा सकते, तो इसमें भी कम संपीड़िता का गुण होता है। अब बात करेंगे गैस की। तो गैस को आप चाहे सिलेंडर में भरें चाहे उसे एक बाल्टी में भर लें, लेकिन वो पूरी जो सिलेंडर में गैस है वो एक बाल्टी में भी आ सकती है। तो इसलिए हम कहेंगे गैस को बहुत अधिक संपीड़ किया जा सकता है, मतलब इसमें संपीड़ता सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा। अगर आपको इसका एक एक्सपेरिमेंट देखना हो तो आप क्या कीजिए, आप एक सिरिंज में गैस भरिए। जब आपने सिरिंज को ऐसे किया, जैसे ये मैंने सोचा ये इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन है मान लीजिए, तो जब मैं उसकी सिरिंज को ऐसे करके खींचती हूँ पीछे की तरफ, तो आपको लगता होगा यहाँ हाँ वायु भरी है, कुछ भरा है इसमें। जब आप दबाएंगे तो आपने देखा वो वायु बाहर निकली। तो आपको क्या करना है, जो इसकी निब्बल है वो दबा लेनी है, आपको इसकी निब्बल दबा लेनी है, फिर आप उसको दबाइए, पीछे की जो सिरिंज है वो उसे दबाइए। आप देखेंगे कि वो जो पीछे वाला है वो दबेगा नहीं। जब आप उसे दबाएंगे तो वो यहाँ तक आ पाएगा, मतलब उसकी क्वांटिटी इतनी है बढ़ने की, मतलब ये दब रही है, यहाँ पर जो हवा थी वो दब रही है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि गैस जो है दबती है, इसमें संपीड़िता का गुण सबसे ज़्यादा होता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे गतिज ऊर्जा की। गतिज ऊर्जा क्या भाई है, हमने आपको कणों के गुणों में पढ़ाया हुआ था नेक्स्ट वीडियो, अगर आपने वो नहीं देखी हो मेरी पहली वीडियो, प्रीवियस वीडियो, तो आप देख लेना, तो आपको और ज़्यादा अच्छा से समझ आएगा कि कण ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये पास क्यों है, ये दूर क्यों है। तो ये गतिज ऊर्जा की बात कर रहे हैं, तो गतिज ऊर्जा में क्या होता है, कण जो है गति करते हैं। कण जब गति करेंगे उसके आधार पर इनका वर्गीकरण कैसे करेंगे। तो आपने देखा जो आपकी अलमारी है वो इतने पास होती है, आकर्षण बल उसके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, तो वो एक ही स्थान पे ऐसे ऐसे कंपन करती है। जो ठोस है वो हमेशा अपने स्थान पर कंपन करता है, कभी भी गति नहीं करेगा। तो इसमें जो गतिज ऊर्जा है वो सबसे ज़्यादा कम होती है, सबसे कम होती है। आप कोष्टक में लिख सकते हो कंपन करते हैं, ये केवल कंपन होता है इनमें। कंपन जानते हो, वाइब्रेशन।
नेक्स्ट बात करेंगे गतिज ऊर्जा में द्रव की। तो आपने देखा कि जो पानी था वो तो बह रहा है ऊपर से नीचे की ओर, मतलब उसके कण गति कर रहे हैं लेकिन अपनी सीमा में रह के। मतलब अगर आप घर में टहल तो रहे हो लेकिन अपनी सीमा में, अपने घर के अंदर। लेकिन अगर आप सड़क पर टहल रहे हो या कहीं भी टहल रहे हो तो उसका मतलब है कि आप अपनी सीमा से बाहर टहल रहे हो। तो ये अपनी सीमा के अंदर टहलता है, गति करता है, ये इसमें गति होती है। लेकिन एब्जर्प्शन क्या है, एस्पेक्ट क्या है कि ये जो है गति अपनी सीमा के अंदर करेंगे, अपनी सीमा के अंदर। अब गैस की बात करेंगे तो गैस में आपने देखा कि गैस तो भाई कहीं भी, जो वायु है, अभी जो बादल यहाँ थे वो थोड़ी देर बाद कहीं होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि वायु ने उन्हें धकेला है। तो वायु तो कहीं भी जा सकती है, ये बाहर टहलती है, सड़क पर टहलती है। तो इसका मतलब है इसमें जो गति होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा। और कैसी गति होती है? स्वतंत्र गति होती है। मतलब ये कहीं भी घूमने के लिए इन्हें मना नहीं किया जाएगा, ये कहीं भी घूम सकते हैं, इनको इसकी परमिशन है कि ये कहीं भी घूम सकें। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट अपने टॉपिक की, जो मैंने आपको नेक्स्ट अवस्थाएं बताई थी उनके बारे में। तो जो नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि सामान्य ताप पर, कमरे के ताप पर केवल 3 अवस्थाएं ही हमको मिलती हैं, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन 2 अवस्थाएं ऐसी हैं जो बहुत विशेष तापमान पर मिलती हैं और उनकी खोज अभी थोड़े समय पहले ही हुई है। तो मैं कहूँगी विशेष टेम्परेचर पर, विशेष तापमान पर पदार्थ की 2 अन्य अवस्थाओं की भी जानकारी मिली है। तो टोटल अवस्थाएं कितनी हो गई? 5। पदार्थ की जो स्टेट्स हैं वो 5 हो चुकी हैं, क्योंकि 2 और ऐसी स्टेट्स हैं जो हमें मिल सकती हैं लेकिन विशेष टेम्परेचर पर। ठीक है, एक एसेंशियल तापमान उनका होना चाहिए जो होगा। जैसे कि सबसे पहला जो स्टेट है वो क्या है? प्लाज्मा। नाम थोड़ा अजीब है, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा होता है कोई भी गैस है, अगर आप उसको गर्म करते जाएं, लगातार गर्म करते जाएं, तो एक टाइम ऐसा आएगा उसके साथ कि वो जो गैस है वो एक नई अवस्था में परिवर्तित हो चुकी होगी, और वो जो अवस्था होगी बहुत चमकीली होगी, मतलब वो चमक रही होगी। तो उसी चमकदार चीज़ को कहते हैं प्लाज्मा। थोड़ा और एक्सप्लेन करती हूँ कि आपने देखे होंगे बल्ब, नियॉन बल्ब जो होता है उसके अंदर नियॉन गैस भरी होती है। और एक और बल्ब होता है फ्लोरेस्टेंट ट्यूब। नियॉन बल्ब ऑफ फ्लोरेस्टेंट ट्यूब, फ्लोरेसेंट ट्यूब भी इसे कहते हैं। तो नियॉन बल्ब और फ्लोरेसेंट ट्यूब, ये 2 जो बल्ब होते हैं इनके अंदर विभिन्न गैसें भरी होती है, बहुत स्पेशल गैसें। एक तो इसमें नियॉन भरी होती है, इसमें नियॉन भरी होगी, नियॉन एक गैस होती है वो भरी होती है। और जो ये फ्लोरेसेंट ट्यूब होता है इसमें या तो हीलियम गैस भरी होगी या कोई अन्य गैस भरी होगी। और ये गैसें बहुत विशेष होती हैं। ये कैसी गैसें होती हैं? आयनीकृत, आवेशित। आवेशित आपको अभी नहीं पता लेकिन आगे आपको पता चल जाएगा। जैसे आप कहें, जब आप कंघे को अपने बाल पर रगड़ते हैं उसके बाद आप कागज़ को छू के देखें उस कंघे से, तो कागज़ जो है मतलब जो आकर्षित होता है उस कंघे से, तो यही है आवेशित। तो ये गैसें क्या होती हैं? आवेशित होती हैं। जब ये गैसें आवेशित होती हैं तो इन्हें बहुत कम टेम्परेचर, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म कर दो, तो इतना गर्म करने के बाद ये जो गैसें होंगी वो आयनीकृत हो जाएंगी। आयनीकृत मतलब आवेशित हो जाएंगी और एक नई अवस्था मिलेगी जो कि बहुत चमकीली होगी, उसी को प्लाज्मा कहते हैं। और एक और ख़ास बात है कि जो प्लाज्मा होता है उसी के कारण सूर्य और तारे चमकते हैं। जो चमक है सूर्य और तारों में वो प्लाज्मा के कारण ही होती है।
इसी तरह आपका जो बल्ब चमकता है वो भी प्लाज्मा के कारण ही चमकता है। तो अब चलो एक सरल सी डेफिनेशन लेते हैं, क्योंकि आपने प्लाज्मा को समझ लिया है। सरल सी डेफिनेशन लेते हैं, जब हम गैस को लगातार बहुत अधिक तापमान पर गर्म करते हैं, लगातार से मतलब कॉन्टिन्यूसली करते ही रहें, बंद ना करें और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर करें, गर्म करते हैं, तो एक नई अवस्था मिलती है। एक नई अवस्था मतलब उस गैस का एक नया रूप मिलता है, प्राप्त होती है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए आप, ट्यूबलाइट, सूर्य और तारे। जो सूर्य और तारे हैं वो प्लाज्मा के कारण ही चमकते हैं। तो यहाँ लिख दे रहे हैं, तारे प्लाज्मा के कारण चमकते हैं। तो यहाँ से आपको प्लाज्मा पूरा अच्छा समझ आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। अब बात करेंगे नेक्स्ट स्टेट की, कि एक और कौन सी दुर्लभ टेम्परेचर पे हम अवस्था प्राप्त कर सकते हैं, वो है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं BEC। तो मैं बताती हूँ ये क्या होती है। एक भारतीय वैज्ञानिक थे, उनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस, जिन्हें बोसोन की खोज के लिए जाना जाता है। तो जो सत्येंद्र नाथ बोस थे, उन्होंने एक नई अवस्था की खोज की, जिसे उन्होंने उस समय नाम नहीं दिया था। उन्हें एक क्लियर बात पता नहीं थी कि क्या ये है या फिर नहीं है। लेकिन जब बाद में आइंस्टीन ने भविष्यवाणी की कि हाँ, ऐसी कोई अवस्था रियल में एग्जिस्ट करती है, तो उन्होंने इसका पूरा नाम दिया बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो आपको समझ में आ गया इसका नाम बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्यों पड़ा। इसके बाद में उन्होंने, जो आइंस्टीन थे, उन्होंने दिखाया नहीं था कि ऐसी कोई अवस्था है। उन्होंने केवल एक भविष्यवाणी की थी। उन्होंने केवल एक विचार किया था, हाँ ऐसी हो सकती है। लेकिन ये तब टाइम कौन सा था? 1920 का टाइम था। लेकिन सन 2001 में 3 वैज्ञानिक थे, वोल्फगैंग कैटरले, कार्ल ई वेमन और एक और वैज्ञानिक थे, एरिके कार्नेल। ये 3 ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने रियल में प्रयोग करके BEC को प्राप्त किया था। BEC इसका शॉर्ट फॉर्म है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट का। इस अवस्था को प्राप्त किया था, इसलिए इन तीनों लोगों को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है इनको। क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने BEC को रियल में प्राप्त करके दिखाया था कि हाँ, कोई स्टेट ऐसी एग्जिस्ट करती है जिसका नाम BEC है। तो अब हम इसे पढ़ेंगे कैसे, क्या है ये BEC, तो समझते हैं। सामान्य वायु आप जानते हैं, जो 25 डिग्री सेल्सियस पे जो वायु मिलती है, ज़्यादा गर्म भी नहीं, ज़्यादा ठंडी भी नहीं, जो सामान्य वायु होती है, उसके घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने घनत्व, मतलब कि जो सामान्य वायु है, नॉर्मल टेम्परेचर पे जो वायु एग्जिस्ट करती है, उसके घनत्व के
1,00,000वें भाग जितने घनत्व के बराबर जब हम जो इतने घनत्व वाली वायु है के बराबर वायु को बहुत कम टेम्परेचर पर, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड वाली टेम्परेचर पर, जितना टेम्परेचर कम होगा सर्दी उतनी ज़्यादा होगी, और जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा गर्मी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो वायु को बहुत कम तापमान पर ठंडा करें, अगर हम ठंडा करने पर BEC प्राप्त होती है। मतलब क्या है? सामान्य वायु के 1,00,000वें भाग जितने घनत्व से भी कम घनत्व वाली, जितने 1,00,000वें भाग जितने घनत्व से कम घनत्व के बराबर वायु, मतलब जितना समान वायु का घनत्व है उससे 1,00,000वें भाग जितने घनत्व से भी कम वायु का घनत्व लेंगे, उसको हम अगर बहुत कम टेम्परेचर पे, मतलब बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर पे अगर हम ठंडा करेंगे तो BEC प्राप्त होगी। तो जैसा आपने देखा इन दोनों ही चीज़ों में बिल्कुल उल्टा है। ये बहुत ज़्यादा गर्म अवस्था में पाई जाती है और ये बहुत ज़्यादा ठंडी अवस्था में पाई जाती है। इसी तरह से आपने देखा कि ये दोनों ही अवस्थाएं बहुत दुर्लभ है, मतलब कि आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लेना पड़ेगा और इसके लिए बहुत कम टेम्परेचर लेना पड़ेगा। इसलिए ये दोनों विशेष टेम्परेचर पर ही मिलती हैं। ये दोनों जो अवस्थाएं हैं ये विशेष टेम्परेचर पर मिलेंगी। तो मेन रूप से जो पदार्थ की स्टेट्स हैं वो 3 हैं, कमरे के ताप पर केवल 3 हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि टोटल कितनी है तो हम 5 कहेंगे। तो जब भी कोई पूछे पदार्थ की कुल अवस्थाएं कितनी हैं तो आप कहेंगे 5। लेकिन कोई अगर कहे विशेषकर कौन सी हैं तो आप केवल 3 ही बताएंगे, जो कि कमरे के ताप पर मिलती हैं, ठोस, द्रव और गैस। 2 आणविक हैं, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो आज हमने पूरा स्टेट्स ऑफ मैटर समझ लिया है। ये वीडियो का सेकंड पार्ट था, जो हमारी प्लेलिस्ट है आप उसे पूरा अच्छे से इस लेसन को समझ सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। और ये सेकंड पार्ट था, इसके बाद और भी वीडियोस डाले रहेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो और आपने इससे कुछ पढ़ा हो तो मेरी जो वीडियो है इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर देना। धन्यवाद।